आज हम गद्य खंड के अध्याय 1 बड़े भाई साहब कहानी के विषय में जानेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने लगभग 350 कहानियां लिखी और 11 उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख कहानियों में परीक्षा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि कहानियां हैं और उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि उपन्यास हैं। उनके साहित्य की विषय वस्तु राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक चेतना रही है। किसान, मजदूर वर्ग, दलित और शोषित भी उनकी कथा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। आज हम जिस कहानी बड़े भाई साहब के विषय में जानेंगे, वह कहानी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियों से थोड़ी अलग है। बड़े भाई साहब कहानी को पढ़ने के बाद इससे 3 तथ्य हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला यह है कि जो लोग बड़े होते हैं वो वास्तव में बड़े होते हैं, और दूसरा तथ्य ये सामने आता है कि दिन रात पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है तो इसमें दोष किसका है? स्वयं विद्यार्थी के पढ़ने के शैली का, तरीके का, या शिक्षा व्यवस्था का। और तीसरा तथ्य ये सामने आता है कि किताबी ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है या अनुभव। इन तीनों ही बातों को हम विस्तार से आगे जानेंगे। कहानी में हम ये देखते हैं कि लेखक और उनके जो बड़े भाई साहब हैं, उन दोनों के बीच 5 वर्ष का अंतर था। उनके बड़े भाई साहब 14 वर्ष के थे और उन लेखक 9 वर्ष के थे। बड़े भाई साहब पढ़ाकू किस्म के विद्यार्थी थे। वे दिन रात पढ़ाई करते रहते थे। पढ़ना उनका शौक था और पढ़ने को ही वो दिन रात एक कार्य की तरह किया करते थे। लेकिन लेखक जो थे वे लापरवाह किस्म के विद्यार्थी थे। उनके लिए खेलना कूदना सर्वोपरि था। वे जब भी मौका मिलता हॉस्टल से बाहर चले जाते और खेलने कूदने में व्यस्त हो जाते। जब हॉस्टल आते तब बड़े भाई साहब उन्हें डांट डपट कर उन्हें समझाते कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही तुम अपना लक्ष्य पा सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बड़े भाई साहब ने जब पढ़ाई करते समय ये देखा कि पढ़ाई करना थोड़ा बोझिल सा हो रहा है, तब वे ये करते थे, अपनी कॉपियों में या तो चिड़िया का चित्र बना देते या कुछ और लिख देते या आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच दिया करते थे, लेकिन दिन रात कॉपी और पुस्तक लेकर के बैठा करते थे। एक समय ऐसा आया कि इतना पढ़ने के बावजूद बड़े भाई साहब अपनी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और लापरवाही पूर्वक पढ़ाई करने के बावजूद लेखक न सिर्फ उत्तीर्ण हुए बल्कि अपनी कक्षा में अव्वल भी आए। बड़े भाई साहब ने ये देखा कि उनके छोटे भाई को थोड़ा अहंकार आ गया है। तब बड़े भाई साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम भले ही डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम भले ही मजिस्ट्रेट बन जाओ, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, छोटे ही रहोगे। मैं तुमसे बड़ा हूँ, 5 वर्ष बड़ा हूँ, बड़ा ही रहूँगा। इस तरह से उन्होंने लेखक को समझाने की कोशिश की। उन्होंने लेखक से यह भी कहा कि तुम जितनी बड़ी कक्षा में जाओगे उतनी ही पढ़ाई तुम्हारे लिए कठिन होती जाएगी, इसलिए अभी से ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़ाया करो, मन लगाकर पढ़ा करो। लेखक ने अपने बड़े भाई साहब की बात मान करके अपना एक टाइम टेबल भी बनाया, एक समय सारणी भी बनाई
कि कब वो पढ़ाई करेंगे, कब वो खेलेंगे, कब कौन सा काम करेंगे, कब अपनी दिनचर्या का संपादन करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी समय सारणी बनाई, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने बनाई थी वो बनी की बनी रह गई, उस पर उन्होंने अमल कभी नहीं किया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि परीक्षाएं हुई, लेखक उत्तीर्ण हो गए और उनके बड़े भाई साहब फिर से अनुत्तीर्ण हुए। तब लेखक के मन में एक दुर्भावना ये आई कि अगर ऐसा हुआ तो अगले साल हो सकता है मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ मेरी कक्षा में ही आ जाएं। इस तरह की भावना उनके मन में आई। तब बड़े भाई साहब ने उन्हें समझाया कि जब तुम बड़ी कक्षा में जाओगे तब तुम्हारे लिए अलग अलग विषयों को पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। अगर तुम इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ने जाओगे तो वहां देखोगे कि हेनरी नाम के कितने ही शासक हैं, कितने हेनरियों को तुम याद रखोगे। वैसे ही अगर गणित में तुम किसी एक सवाल को थोड़ा सा गलत लिख दिए तो तुम्हें कुछ भी अंक नहीं मिलेंगे। अ ज ब की जगह अ ब ज लिख दिया तो तुम्हारे सारे अंक कट जाएंगे। अगर तुमने आधार में कर्ण थोड़ा सा तिरछा खींच दिया या लंब थोड़ा सा तिरछा खींच दिया तो तुम्हें अंक नहीं मिलेंगे। वैसे ही कुछ ऐसे विषय हैं या जो भाषा है, जो हिंदी है, उसमें तुम्हें दिया जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पेज से कम ना हो। भला ये भी क्या कोई बात हुई कि हमें समय की पाबंदी पर निबंध लिखना है और वो भी 4 पेज का। तो 4 पेज का लिखते लिखते हमें समय कितना लगेगा। इस तरह से बड़े भाई साहब जो थे वो शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट दिखाई देते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी की। अंत में जब उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई अर्थात लेखक पतंग को पाने के लिए, कटी हुई पतंग को पाने के लिए दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई दौड़ रहा है, बीच सड़क में दौड़ रहा है, तब उन्होंने अपने छोटे भाई को डांटा। लेकिन डांटने के बावजूद वे स्वयं उस पतंग के पीछे दौड़ पड़े और उस पतंग को लूट करके वे अपने भाई को साथ लेकर के दौड़ने लगे। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हमने ये जाना कि बड़े भाई साहब भले ही अपनी कक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुए, जिम्मेदारियों में कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुए। वे बड़े थे और एक बड़े भाई का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया। वे हमेशा अपने छोटे भाई को टोका करते थे, गलत करने से टोका करते थे, पढ़ाई न करने से टोकते थे, डांटते थे, डपटते थे, उन्हें सही राह में लाने का प्रयास करते थे। लेखक के मन में अपने बड़े भाई साहब के प्रति प्रारंभ में दुर्भावना आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बड़े भाई साहब स्वयं पतंग लूट करके उनके साथ दौड़े चले जा रहे हैं, तब अपने बड़े भाई साहब के प्रति लेखक के मन में अपार सम्मान के भाव आए और उन्होंने ये जाना कि भले ही बड़े भाई साहब ये दिखावा करते हैं कि बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके मन में भी खेलने कूदने की भावना है। वे भी चाहते हैं कि खेलें कूदें, लेकिन एक बड़ा होने का जो भाव है वो हमेशा उनके मन में रहता है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा करके अपने छोटे भाई के सामने आदर्श रखने का प्रयास किया और इसमें वे बहुत हद तक सफल भी रहे। इस तरह से इस कहानी का संक्षेप हमने देखा, हमने जाना। आइए हम जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो इसका उत्तर है कथानायक की रुचि खेल कूद, पतंगबाजी और गप्पबाजी में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? और बार बार पहला प्रश्न क्या करते थे, क्या सवाल करते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल क्या पूछते थे?
बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल यही पूछते थे कि कहाँ थे। पहला सवाल उनका यही होता था। इस तरह से आज हम इस पाठ को यहीं तक समझते हैं। अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे।